हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम कर रहे हैं पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 52 से 61 हम कर चुके थे। आज हम प्रेसिडेंट की लिस्ट आपको कराएंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर चीज उसके अंदर मैंने मेंशन की है। तो जो भी हमारे प्रेसिडेंट अभी तक रहे हैं, 15 प्रेसिडेंट हमारे रहे हैं अभी तक, और उनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, या जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब उसके अंदर डाला गया है। तो जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। ओके। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि फर्स्ट जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो 1950 से 62 तक रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लॉन्गेस्ट टेन्योर उनका रहा है। और इनको भारत रत्न मिला था 1962 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 में इनको अपॉइंट किया गया था, और इनको 25th, एक्चुअली 25 जनवरी में ही, सॉरी 24 जनवरी 1950 में अपॉइंटमेंट मिल गया था एज अ प्रेसिडेंट। और ये फर्स्ट हमारे जो संविधान सभा थे उनके अध्यक्ष भी रहे हैं। मतलब फर्स्ट क्या, वो यही रहे हैं पूरी संविधान सभा में। 1962 से 67 जो है वो एस राधाकृष्णन हमारे सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो याद करने की चीज है, वो ये है कि ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रेसिडेंट थे, उसी दौरान ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। इनसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि ये टीचर्स डे कब मनाते हैं और किन के बर्थडे पर मनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एस राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर टीचर्स डे बनाया जाता है, और ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, और 5 सितंबर इनका बर्थ डेट है। ठीक है। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए, भारत रत्न जो था ना, सबसे पहले एस राधाकृष्णन जी को मिला था। अगर आपको ध्यान हो, 1954 में भारत रत्न स्टार्ट हुआ था, और पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह हमारे सम्मान दिए जाते हैं प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को, वो 1954 से ही शुरू हुए थे। तो सबसे पहले 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। एक सीवी रमन, एक एस राधाकृष्णन, और एक और थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम। तो तीनों लोगों को मिला था। तो यानी कि सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त, एस राधाकृष्णन, उनको भारत रत्न मिला था 1962 में। इनके बाद मिला है प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है कि पहले किनको मिला, तो हमें लगेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले मिला है क्योंकि ये पहले थे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखने की चीज है। दूसरा जो फैक्ट इनके बारे में याद रखना है वो ये कि ये एजुकेशनिस्ट थे। और क्योंकि ये एजुकेशनिस्ट थे, और ये यूएनओ में भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था एज अ एजुकेशनिस्ट, और एजुकेशनिस्ट होने की वजह से ही इनका बर्थडे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ओके। 2 बार ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इस फैक्ट को भी ध्यान रखना। देन थर्ड जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जो टेन्योर था ये सबसे शॉर्टेस्ट था। देखिए, 1967 से 69 तक ही ये प्रेसिडेंट रहे, यानी कि 2 साल। तो 2 साल से भी थोड़ा सा कम रहे थे शायद। तो ये शॉर्टेस्ट इनका टेन्योर है। लॉन्गेस्ट टेन्योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शॉर्टेस्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ये भी एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी तक हमारे 3 जो प्रेसिडेंट हैं वो रहे हैं मुस्लिम। तो फर्स्ट जाकिर हुसैन, सेकंड फखरुद्दीन अली अहमद। और ये जो दोनों स्टार्टिंग के मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं, इनकी जो मृत्यु है वो पद पर रहते हुए हुई है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। ओके। तो इनके साथ 3 फैक्ट्स जाते हैं। एक तो शॉर्टेस्ट टेन्योर, एक इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आते हैं फोर्थ प्रेसिडेंट, दैट इज वीवी गिरी, जो कि 1969 से 74 तक रहे हैं। अब इनको भारत रत्न मिला 1975। देखिए, यहाँ से आप एसोसिएट कर सकते हैं क्योंकि ये 1969 से 74 का जो कार्यकाल था वो था इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। तो इन दोनों में बहुत बनती थी, वीवी गिरी और जो हमारी पीएम थे। तो जो आप सोच सकते हो, क्योंकि दोनों में आपस में खूब बनती थी, तो इन्होंने जो पीएम थी उन्होंने इनको भारत रत्न दिलाने में अच्छा इनका रोल रहा होगा। तो इसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। अब क्योंकि वीवी गिरी जो थे, ये, अगर आपको ये स्टोरी पता हो कि इनके जो अगेंस्ट चुनाव लड़ा था वो लड़ा था नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे।
और वीवी गिरी जो थे वो निर्दलीय कैंडिडेट थे, लेकिन इनको सपोर्ट था इंदिरा गांधी का, इसीलिए ये जीत गए थे। लेकिन क्योंकि ये कैंडिडेट नहीं थे कांग्रेस के, तो इसलिए इनको जो वोट्स थे वो कम मिले थे। तो अभी तक के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से जीत जाते हैं मेजोरिटी के साथ। वो इस तरह मतलब सेकंड राउंड काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, उनके मेंबर होते हैं किसी ना किसी तरह से, है ना, उनका सपोर्ट सिस्टम होता है, या वो उनको प्रमोट करते हैं या प्रस्तावित करते हैं उनको। तो इसलिए वो मेजोरिटी के साथ जीत जाते हैं। तो उनको न्यूनतम मत नहीं पड़ते हैं, उनको मैक्सिमम मत पड़ते हैं। और सेकंड राउंड काउंटिंग आज तक किसी की भी नहीं हुई है, एक्सेप्शन केस है वीवी गिरी, ठीक है, क्योंकि ये निर्दलीय थे, तो इसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि निर्दलीय थे इसलिए इनको न्यूनतम मत मिला और इनको सेकंड राउंड काउंटिंग करानी पड़ी। उसके बाद 1974-1977 में जो फिफ्थ प्रेसिडेंट थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब इनके साथ जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये क्योंकि सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, तो इनकी भी जो मृत्यु थी वो पद पर रहते हुए हो गई थी। ये इनका भी मिसफॉर्च्यून था। और आपातकाल जो थी 1975 में लगाया गया था, और इनका टेन्योर जो है देखिए 1974 से 77 है। इट मीन्स ये आपातकाल इन्हीं के ही टाइम में लगाया गया था, तो ध्यान रखिए। उसके बाद है 1977 से 82, जो सिक्स प्रेसिडेंट थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। जो रेड्डी जी थे ये पहले भी कंटेस्ट कर चुके थे, अब सेकंड टाइम इन्होंने कंटेस्ट किया था। तो ये ओनली प्रेसिडेंट थे जिन्होंने की 2 बार कंटेस्ट किया था और 1 बार ये जीते थे। देखिए हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट कितनी बार बन सकता है कोई भी, ठीक है। हालांकि अभी तक 2 बार से ज्यादा कोई भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट नहीं बना है, लेकिन कितनी बार भी बन सकता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नीलम संजीवा रेड्डी जी थे इन्होंने 2 बार कंटेस्ट किया। पहली बार तो वीवी गिरी के अगेंस्ट, जो कि आपको अभी मैंने बताया कि इनको सपोर्ट वीवी गिरी जी को इंदिरा गांधी का था, और इंदिरा गांधी क्योंकि प्रेसिडेंट थी और पावरफुल पीएम थी, तो इसलिए वीवी गिरी जी ही जीते, ठीक है। तो नीलम संजीवा रेड्डी जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो ऑब्वियस था कि इनको जीतना ही था, क्योंकि कांग्रेस का सफाया हो गया था 1977 में। तो ज्यादा जो सीट्स थी वो जनता पार्टी के पास थी, इसीलिए इनका चुनाव भी निर्विरोध हुआ, यानी कि इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ। और नेक्स्ट जो फैक्ट है इनसे रिलेटेड है कि वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं नीलम संजीवा रेड्डी। बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली इनका व्यक्तित्व था, इसीलिए देखो इनके पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं। निर्विरोध हुए, ठीक है। 2 बार इन्होंने कंटेस्ट किया, कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं था जिन्होंने कंटेस्ट 2 बार किया। लोकसभा के स्पीकर रहे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अगर देखिए अगर ये वीवी गिरी के टाइम आ जाते तो कितने यंग होते हैं ना, और यहाँ पर भी यंगेस्ट है वो। फर्स्ट सीएम जो है आंध्र प्रदेश के वो भी ये रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं वो है ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87। अब यहाँ पर 84 में आपको याद हो तो जो हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, उनका असैसिनेशन हुआ था, ठीक है। असैसिनेशन यानी कि उनकी हत्या की गई थी। और ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इनके साथ ही आप एसोसिएट कर सकते हो। ब्लू स्टार भी ज्ञानी जैल सिंह के टाइम ही हुआ था। तो जो राइट्स थे यानी कि जो दंगे थे वो भी इन्हीं के टाइम बहुत ज्यादा हुए, जो सिक्स के राइट है जो 1984 में दिल्ली में हुए थे, ठीक है। और ये सीएम रह चुके थे। तो जो राजीव गांधी जी थे उनके टाइम में ये ज्ञानी जेल सिंह जी रहे थे। और ये इनके ऊपर जो दूसरा फैक्ट है वो थे जो पंजाब के सीएम, पॉकेट वीटो इनके साथ जुड़ता है। राजीव गांधी जी क्योंकि इस वक्त पीएम थे, ठीक है। 1984 इंदिरा गांधी के देहांत के बाद या मृत्यु के बाद या असैसिनेशन के बाद जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने राजीव गांधी जी को पीएम बनाया। और इस दौरान पॉकेट वीटो का जिक्र आपने सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस एक बिल था, उसको अप्रूव या उस पर सिग्नेचर नहीं किए थे इन्होंने। सिग्नेचर के लिए मना नहीं किया था, पर किए भी नहीं थे ना। इन्होंने रिकमेंडेशन या सिफारिश के लिए वापस भेजा, यानी कि ये अपने पास लेके बैठे थे, तो इसीलिए इसको कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। तो ज्ञानी जेल सिंह के साथ जो सबसे बड़ी जो चीज जुड़ी हुई है वो है पॉकेट वीटो, ठीक है। और ध्यान रखना ये सीएम थे पंजाब की। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन प्रेसिडेंट कौन कौन से राज्य के
मैच द कॉलम में भी आया हुआ है कि कहाँ के प्रेसिडेंट, सॉरी कहाँ के सीएम रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की पिछली स्लाइड में कि नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो थे सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी जैल सिंह थे सीएम ऑफ पंजाब। ठीक है, अब आता है 1987 से 92, एस आर वेंकट रमन जी, ये हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। इनके साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो है ताम्रपत्र। एक ताम्रपत्र एक सम्मान है जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था तो उसके अगेंस्ट मिला था। ठीक है, तो ये याद रखना, ताम्रपत्र अवार्ड किनको मिला? एस आर वेंकट रमन जो कि प्रेसिडेंट थे हमारे। इसके अलावा जो सेकंड इनको ऑनर मिला वो सोवियत लैंड प्राइज के रूप में मिला, जो कि यूएसएसआर ने दिया था। क्यों दिया था? जो कामराज थे जो कि तमिलनाडु के सीएम रहे थे, उनके किसी काम को इन्होंने लिखा था, यानी ये राइटर थे। ठीक है, तो राइट डाउन किया था, तो सोवियत सरकार को पसंद आया था वो काम, क्योंकि जो कामराज थे ये सोशलिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद 1997 तक, 92 से 97 तक डॉक्टर एस डी शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, एस डी शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ये हमारे प्रेसिडेंट रहे। और इनके बारे में जो बड़े फैक्ट्स हैं वो है, ये सीएम रहे थे भोपाल के। अभी हम जिसको एमपी कहते हैं या मध्य प्रदेश कहते हैं, पहले ही भोपाल था। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट 1997 से 2002 में, यहाँ पर आपको याद होगा कि ये हमारे जो, यहाँ पर नहीं, ये नेक्स्ट में आएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट थे इस वक्त थे के आर नारायणन। ये जो थे ये फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे। और ये मलयाली, यानी कि मलयालम कहाँ पे बोला जाता है? केरला में। तो ये केरला से आए थे, तो यानी कि केरला के या फर्स्ट मलयाली पर्सन थे, ये कह सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के आर नारायणन जो कि फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट मलयाली पर्सन थे, ये केरला से बिलोंग करते थे। इनके बारे में एक स्टोरी है छोटी सी, कि ये बहुत दूर पैदल ही चले जाते थे अपने स्कूल में। इनका स्कूल बहुत दूर था, डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, हमेशा लेट पहुंचते थे ये स्कूल में क्योंकि पैदल जाते थे। तो जो इनके क्लास टीचर थे वो इनको घुसने नहीं देते थे क्लासरूम में, कि भैया आप लेट आते हो रोज, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो इनका नाम स्टक ऑफ हो गया था, यानी कि नाम काट दिया था स्कूल टीचर ने। तो लेकिन इन्होंने जाना नहीं छोड़ा, ये रोज जाते थे फिर भी, और खिड़की के पास खड़े होके पढ़ते थे, बाहर से ही पढ़ते थे नाम कटने के बाद भी। फिर एक दिन टीचर ने बुलाया कि भाई तुम क्यों परेशान होते हो, जब मैंने तुम्हारा नाम काट दिया तो तुम क्यों आते हो यहाँ रोज स्कूल? तब उन्होंने मतलब अपनी इस बात से कि भाई फिर भी नाम कटने के बाद भी बच्चा पढ़ने के लिए इतना लालायित है कि खिड़की से खड़े होके पढ़ रहा है, तो टीचर ने फिर बड़े नम्र स्वभाव में पूछा इनसे कि भाई बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, तुम टाइम पे क्यों नहीं आ जाते अगर तुम पढ़ने के लिए इतने लालायित हो तो। तब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी कि ये बहुत दूर से आते हैं और पैदल आते हैं। एक बच्चा 14 किलोमीटर सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहा है तो वो कैसे चला जाएगा वापस, है ना? तो इनमें इतना, क्योंकि बच्चे थे तो इतना वो था नहीं कि टीचर से डायरेक्टली बात कर सके। लेकिन जब इन्होंने अपनी परेशानी बताई, प्रॉब्लम बताई, तो टीचर इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने दोबारा से इनका नाम लिख लिया। तो देखिए, हमारे जितने भी इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचे हुए लोग, हम देख तो लेते हैं कि वहां तक पहुंच गए हैं ये, लेकिन हम इनके स्ट्रगल को भूल जाते हैं। तो पढ़ने के लिए 14 किलोमीटर एक छोटा सा बच्चा रोज जा रहा है, स्कूल से नाम कट गया है बट फिर भी जा रहा है, खिड़की से खड़े होकर पढ़ रहा है, ध्येय सिर्फ पढ़ना था। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। एनीवेज, नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो 2002 से 2007, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नाम तो सुना होगा, बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा फेमस, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी। और इंडियन यूथ है उनको इंस्पायर करने में सबसे अव्वल नंबर के जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। ये भी काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। और इस वक्त 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे। तो उनका अलग ही व्यू था अपने इंडिया को देखने के, आगे आने वाले, बहुत दूरदर्शी थे ये। उन्होंने एक साइंटिस्ट को पहली बार प्रेसिडेंट बनाया, ये बड़ी बात थी, है ना? तो खैर, बहुत मतलब पूरा दिन निकल सकता है अब्दुल कलाम के बारे में बात करते हुए। तो चलिए हम इनके बारे में फैक्ट्स पढ़ते हैं कि इनको कहा जाता है मिसाइल मैन। इन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं
और इनको मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है कि जो भी स्टार्टिंग की जितनी भी मिसाइल्स थी या जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनमें इनका योगदान बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं। भारत रत्न इनको मिला 1997 में, तो पहले ही मिल चुका था 1997 में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से प्रेसिडेंट हैं जो प्रेसिडेंट बाद में बने लेकिन उनको भारत रत्न पहले ही मिल चुका था। तो उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी थे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी इन्होंने कर दिया, पहले ही भारत रत्न लेकर आए, बाद में प्रेसिडेंट बने। ठीक है। और ये साइंटिस्ट भी थे, बड़े साइंटिस्ट, डीआरडीओ में भी मिसाइल मैन भी इन्होंने, बहुत सारी चीज, इसरो में भी ये रहे। ठीक है। उसके बाद 2007 से 2011 प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है। तो प्रतिभा पाटिल नाम से ही पता चल रहा है कि ये वुमेन है और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, प्रतिभा पाटिल। कई बार बच्चे ना मीरा कुमार में और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं माइंड में, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते। जो मीरा कुमार थी वो हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थी, वो स्पीकर थी, वुमेन स्पीकर। ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रतिभा पाटिल जो थी वो गवर्नर भी रह चुकी थी राजस्थान की, तो इनके साथ भी बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये राज्यसभा की उपसभापति भी रही हैं। देखिए राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन एक उपसभापति भी होते हैं। जैसे लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी तरह से राज्यसभा में भी उपसभापति होते हैं। तो प्रतिभा पाटिल जी राज्यसभा की उपसभापति भी रही हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी रही हैं, गवर्नर भी रही है राजस्थान की, और महाराष्ट्र में 5 बार वो लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर भी रही है, यानी कि 5 बार वो चुनकर आई है महाराष्ट्र असेंबली के लिए। ठीक है। तो देखिए कितनी सारी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद है 2012 से 2017 में जो प्रेसिडेंट हैं वो रहे हैं प्रणब मुखर्जी। अब सबको पता है कांग्रेस के थे, तो उस वक्त कांग्रेस सरकार थी। देखिए आपने अगर ध्यान दिया हो तो सारे के सारे जो प्रेसिडेंट है वो उस पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस वक्त वो रूल कर रही है, उनके टेन्योर में, है ना। 2007 में कौन, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। ठीक है। ये कांग्रेस की थी। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीएम ही थे, तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट को बनाया, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को प्रेसिडेंट बनाया, है ना। तो ये एक अलग एक्सेप्शनल केस है ये। अदरवाइज आप किसी भी आगे वाली पर्सनालिटीज या प्रेसिडेंट को देखिए, ये प्रणब मुखर्जी जो थे ये कांग्रेस के थे उस वक्त, टेन्योर 2012 में, तो ये कांग्रेस के ही थे, है ना। तो इनके साथ जुड़ा हुआ जो फैक्ट है वो है, ये इनको मिला था बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड। ये देखिए पार्लियामेंट्री अवार्ड का जिक्र अभी तक कहीं पर भी नहीं आया है, तो डॉक्टर ये सॉरी प्रणब मुखर्जी के साथ आप इसको एसोसिएट करेंगे कि पार्लियामेंट्री अवार्ड, यानी कि बेस्ट जो कैंडिडेट था पार्लियामेंट के उनमें से एक थे प्रणब मुखर्जी। डॉक्टर मेरे याद चढ़ा हुआ है क्योंकि ज्यादातर प्रेसिडेंट डॉक्टर्स रहे हैं। एनीवेज, तो इनको जो सेकंड जो प्राइज होता है, सेकंड बड़ा जो सम्मान होता है वो इनको मिला है भारत रत्न से। सेकंड भारत रत्न फर्स्ट नंबर का सम्मान है, सेकंड नंबर का जो सम्मान है देश का वो है पद्म विभूषण, तो वो इनको मिला है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 2017 से 2022 रामनाथ कोविंद, ये तो बिल्कुल ताजा ताजा आपके याददाश्त में भी शामिल होंगे ये तो ये गवर्नर रहे हैं बिहार के और दलित कैंडिडेट रहे हैं। देखिए अभी तक एक और कैंडिडेट थे जो प्रेसिडेंट जो दलित थे, वो थे के आर नारायणन। ठीक है। के आर नारायणन जो कि केरला से थी, है ना, और ये है यूपी से, रामनाथ कोविंद जी यूपी। ठीक है। अच्छा अगर इससे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें, जो वेंकट रमन थे, इनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक ये उड़ीसा से थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एस डी शर्मा जो थे, शंकर दयाल शर्मा, ये एमपी से थे। ठीक है। ये नारायणन केरला से थे, एपीजे अब्दुल कलाम कलाम तमिलनाडु से थे, और प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र से थी, और प्रणब मुखर्जी वेस्ट बंगाल से थे। तो ये भी क्वेश्चंस आपको सता सकते हैं आगे कि कौन कहाँ से था। तो रामनाथ कोविंद जी यूपी से थे, बिहार के गवर्नर रह चुके थे, दलित कैंडिडेट थे, और उसके बाद, और ये 14th नंबर के थे, याद रखना है 14th। और 15th जो अभी है, अभी करंट हमारी प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। और ये है कहाँ की, ओडिशा की। तो ओडिशा बोर्न है ये, और ये एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती, तो फर्स्ट एसटी वुमेन कैंडिडेट
द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट एसटी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। फर्स्ट एससी के आर नारायणन फ्रॉम केरला, मलयाली पर्सन, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नर रही है झारखंड से। तो कई बार ये क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन में दिया जाता है कि ये कहाँ की सदस्य रही हैं, ठीक है, या कहाँ इनका ये जन्मी कहाँ है। तो ओडिशा और झारखंड में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि गवर्नर झारखंड के रही, लोगों को लगता है कि ये इनकी पैदाइश भी झारखंड रही है, जबकि ये नहीं है। इनकी पैदाइश है ओडिशा और एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ठीक है। तो गाइज अभी तक हमने पूरी लिस्ट यानी कि सारे प्रेसिडेंट पढ़ लिए हैं। अब इनसे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस बनकर हमें परेशान करते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको मजेदार भी लगेंगे। और जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा और बच्चे सोचते रह जाएंगे और आप फटाफट इनके आंसर कर पाओगे। और ये रिसेंट ईयर्स में बहुत बार पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब नंबरिंग नहीं पूछता कोई, अब ये भी नहीं पूछता कि किसके टाइम कौन प्रेसिडेंट थे, कौन लंबे टाइम था, कौन छोटे टाइम था। अब अलग ही तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन कहाँ से बिलोंग करता था, किस किस के पास क्या क्या पोर्टफोलियोज थे, कौन कहाँ के गवर्नर्स थे, कौन कैंडिडेट कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी देख लेते हैं। तो देखिए, एक जो नाम आता है ना, वो है एम हिदायतुल्ला, ठीक है, एम हिदायतुल्ला। इसको ध्यान से देख लो भाई, देख लो बिल्कुल, नाम को पढ़ लो। ये जो हिदायतुल्ला जी थे, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हुआ क्या कि जो वीवी गिरी जो थे, वो उस वक्त प्रेसिडेंट, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उस वक्त वो वाइस प्रेसिडेंट थे। और जब वीवी गिरी जी वाइस प्रेसिडेंट थे, उसी वक्त जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, वो हमारे प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर, जेड आएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये थे हमारे प्रेसिडेंट। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1969 में, ठीक है। तो अब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, तो पद खाली हो गया प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनका कार्यभार संभाला 1969 में। तो फिर अब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने थे, 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। तो अब जो वाइस प्रेसिडेंट थे बीबी गिरी, उन्होंने सोचा चलो मैं भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो उनको देना पड़ा पहले वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बीबी गिरी जी ना तो वाइस प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, ना वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे ना वाइस प्रेसिडेंट थे, तो दोनों की दोनों सिचुएशन में जो सीजेआई थे, वो रहे, प्रेसिडेंट भी रहे एक टाइम पे और फिर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है। जब ये प्रेसिडेंट बन गए वीवी गिरी जी, तो वो वाइस प्रेसिडेंट की जगह खाली हो गई थी, तब वो सीजेआई जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो ये जो हिदायतुल्ला जो कि सीजेआई थे, इन्होंने तीनों तरह के पोर्टफोलियो संभाले, प्रेसिडेंट भी, वाइस प्रेसिडेंट भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी। तो ये क्वेश्चन काफी क्रूशियल है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, वो कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाद में प्रेसिडेंट बने। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, ट्रिक क्या मतलब, थोड़ा सा अगर आप फैक्ट चेक करोगे तो आप खुद भी देख लोगे। देखिए, स्टार्टिंग के जो तीन थे हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, उनको याद कर लो। वो तीनों के तीनों पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में वो प्रेसिडेंट बने। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 50 से 62 में थे, और फिर 62 से 67 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, फिर बाद में ये प्रेसिडेंट बन गए। फिर 67 से लेकर 69 वीवी गिरी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के तीनों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये जो तीनों हैं बने, जो कि पहले क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद तीन सीक्वेंस में यहाँ पर आते हैं, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन। देखिए 1987 में वेंकट रमन 92 तक रहे, फिर 92 से 97 शंकर दयाल शर्मा रहे, 97 से 2002 तक के आर नारायणन रहे। तो यानी कि शुरू के तीन और ये बीच में 1987 के बाद के तीन लगातार, ठीक है। तो ये याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है। और टोटल 6, तो यानी कि 6 वाइस प्रेसिडेंट टोटल रहे हैं हमारे, जो बाद में प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद हमारी आती है प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्तियां। ये क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक था, तो मुझे लगा इसके साथ कवर करा देती हूँ।
हालांकि मेरा आज उद्देश्य था सिर्फ प्रेसिडेंट को कराना, उसकी लिस्ट को कंप्लीट आपको याद कराना। उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने करा दिए हैं आपको, और मैं कोशिश करूंगी कि जैसे पार्ट 5 खत्म हो आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्तियों के बारे में। इससे पहले जो 61 से आर्टिकल 61 तक हमने लास्ट क्लास में किया था, तो 61 से 71 के जो आर्टिकल्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्षमादान शक्तियां छोटा टॉपिक था जैसे कि मैंने बताया, तो मैं आज इसको कवर करा देती हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल 72 बात करता है हमारे प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्तियों की। ठीक है, जो गवर्नर है वो आर्टिकल 161 में क्षमादान शक्तियां धारित करता है। तो आर्टिकल 161 और 72 में जो जरा सा फर्क है थोड़ा, वो ये है कि सारे के सारे दोनों की शक्तियां सेम है। बस आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर को जहां स्टेट लॉज के ऊपर ही क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, वही जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको यूनियन लॉज। ठीक है, प्रेसिडेंट को है यूनियन लॉज। उसके अलावा जो गवर्नर है वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते, जबकि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। हमारे जो गवर्नर जी हैं उनको सैन्य न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है, जबकि जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह है ना, उनकी शक्तियां प्राप्त नहीं है। यानी कि इस क्षेत्र में जो जिस तरह के क्षमादान अगर दिए जा रहे हैं सैन्य या सेना को, या कोर्ट मार्शल किया जा रहा है उनका, तो उसके बारे में नेक्स्ट जो कोर्ट की तरह काम करता है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर बना सकता है या माफ कर सकता है सैन्य या सेना से संबंधित जितने भी जजमेंट्स आए हैं। यानी अगर उनको कोर्ट मार्शल हुआ है तो उनको माफी दे सकता है हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन ये शक्ति गवर्नर को प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 72 है क्या। आर्टिकल 72 में मेंशन किया हुआ है कि जो मंत्री परिषद है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर हमारे राष्ट्रपति जी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी को भी माफ कर दे, या अपनी मर्जी से किसी की भी सजा को कम कर दे, ज्यादा कर दे, या बिल्कुल उसकी प्रकृति में या अवधि में या किसी भी तरह की मतलब बदलाव करने की शक्ति उनके पास है, ऐसा नहीं है। उनको सलाह पर ही काम करना पड़ेगा, और ये बाध्यकारी है। ठीक है, ये सलाह सिर्फ सलाह नहीं है बल्कि ये बाध्यकारी है। ठीक है, तो बाध्यकारी है, और यानी कि सरकार के अकॉर्डिंग, भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सरकार, तो सरकार के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 74(1) एक अधिकार देता है हमारे प्रेसिडेंट को पुनर्विचार का, कि मान लो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कन्विंस्ड नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सिफारिश पर, तो वो पुनर्विचार के लिए दे सकते हैं कि भाई एक बार देख लो दोबारा से, हम चाहते हैं कि इसकी जो प्ली पर थोड़ा सा हम देखें, या माफी दे या ना दे, तो उसके लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं ये बिल को, क्षमादान के या अपील को 74(1) के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल 72 है उसकी प्रकृति कैसी है। तो उसकी प्रकृति है प्रशासनिक, न्यायिक नहीं है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि भाई जैसे कि अगर हम कोर्ट्स में जाते हैं तो पहले हम जाएंगे सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना, फिर उसके बाद मुकदमा जाता है अपील के लिए हाई कोर्ट में, फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि एक सीक्वेंस है, और ये अधिकार है नागरिकों का। ठीक है, अधिकार है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है ना, उसको देखना पड़ेगा मामला। लेकिन यहाँ पर अगर कोई प्ली डाली है किसी ने, कि मान लो किसी को मृत्यु दंड मिल गया है, तो प्ली डाल दिए कि भाई हमें मृत्यु दंड जो मिला है उसको माफ कीजिए, हम आपसे अपील करते हैं प्रेसिडेंट जी। तो प्रेसिडेंट को ये हक है, हालांकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सिफारिश पर और सलाह पर ही काम करेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उनको हक है कि वो उसको मना कर दे, वो प्ली ना ले। ठीक है, तो वो एक तरह से उनके ऊपर बाध्यकारी नहीं है कि उनको उनकी प्ली लेनी पड़ेगी, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यायिक तो है ही नहीं, ये प्रशासनिक मामला है। तो उनकी मर्जी पर यानी काउंसिल या सरकार की मर्जी पर ये निर्भर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितनी तरह की शक्तियां हैं क्षमादान की। तो 5 तरह की शक्तियां हैं। सबसे पहली जो शक्ति है वो पार्डन की है। पार्डन यानी कि क्षमा, और यहाँ पर क्षमा का मतलब पूर्णतः समाप्त हो जाती है कोई भी सजा हो, कोई भी हो, चाहे मृत्यु दंड की हो, चाहे वो 10 साल की सजा हो, उम्र कैद की हो, चाहे वो 1 साल की सजा हो, कोई भी सजा हो, सबको क्षमा कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट को ये हक है, अधिकार है। मैं बार बार मैं बता रही हूँ, प्रेसिडेंट को नहीं है ये अधिकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है,
उसके बाद जो सेकंड टाइप की जो शक्ति है वो है कम्यूटेशन। अच्छा, इंग्लिश में याद जरूर कर लेना, क्योंकि जो हिंदी में अभी जो हमने ये मेंशन किया है ना, या इसका ट्रांसलेशन है, या जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, कई बार ट्रांसलेशन करते वक्त एग्जाम टाइम में आप देखोगे कि कुछ का कुछ बना देते हैं, समझ में ही नहीं आता कि भाई किस टाइप की सजा की बात हो रही है। तो जितने भी आपको आर्टिकल 32 में रिट्स दिखती हैं, और ये क्षमादान की जो शक्तियां, ये पांचों है टाइप्स जो दिखते हैं, ये इंग्लिश में लर्न करना आपको पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ही बुरी करते हैं हिंदी की। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। देखो कम्यूटेशन, देखो पार्डन का मतलब तो ये होता है, ये क्षमा आपको पता ही है, तो क्षमा मतलब यहाँ पे पूर्णतः समाप्त कर देंगे। भाई क्षमा का मतलब क्या होता है, भाई क्षमा कर दिया यानी कि खत्म कर दिया, पीछे की सारी बात खत्म, खत्म, इसका मतलब समाप्त हो गया। ठीक है, कम्यूटेशन यानी कि लघुकरण, यानी कि कोई भी सजा आपको है उसकी जो प्रकृति है उसमें बदलाव हो जाएगा। जैसे कि मृत्यु दंड है तो उसकी प्रकृति को उम्र कैद में बदल दिया। ठीक है, तो जैसे मृत्यु दंड को क्या कर दिया, मृत्यु दंड को कर दिया उम्र कैद। ठीक है, तो ये प्रकृति में बदलाव हो गया। उसके बाद है रेमिशन। ठीक है, रेमिशन यानी कि परिहार, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कम्यूटेशन, देखो कम्यूटेशन यानी कि वो उसके पास गए, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो भाई तुम मेरे पास आए हो, कम आए, मतलब ये मैं सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ जो कि याद कर सकते हो, तुम मेरे पास आए हो, चलो मैं तुम्हारी मृत्यु को कम कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद रेमिशन यानी कि परिहार, यानी कि जो अवधि है उसमें कम कर दिया। तो जो मिशन है वो कम टाइम का हो गया, अभी ज्यादा का था, मिशन का पता नहीं था कब कितना, तो री हो गया वो, यानी कि कम हो गया। तो इसका मतलब अवधि में बदलाव हो गया। ठीक है, यानी कि मान लो 14 साल की सजा थी, 14 साल को कम करके 7 साल कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं अवधि में बदलाव। फिर आता है रिस्पाइट यानी कि विराम। अब यहाँ पे रिस्पाइट विराम जो है, यानी कि प्रकृति और अवधि दोनों में कमी करना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कि कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, पहले उसको मृत्यु दंड मिला है मान लो। ठीक है, अब मृत्यु दंड है, अब उसके पेट में बच्चा है, वो गर्भवती है, तो उसकी अवधि में भी चेंज हो जाएगा। पहले मृत्यु दंड, प्रकृति बदली, उसकी उम्र कैद कर दी। ठीक है, अब उम्र कैद भी करके इसका भी कम कर दिया टाइम, अवधि। सबकी उम्र कैद होती है 14 साल, और इसकी कर दी 4 साल। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में। उसके बाद है रिप्रीव या रिप्राइव, यानी कि प्रविलंब। रिप्राइव का मतलब होता है डिप्राइव, भी रिप्राइव दोनों से कर सकते हो आप इसको कंसीडर। तो विलंब का मतलब होता है देरी। ठीक है, रिप्राइव का मतलब विलंब। तो इसमें देरी, देरी यहाँ पर किस चीज में देरी होगी भाई, क्रियान्वयन में देरी होगी। यानी कि मान लो किसी को कोई 14 साल की अगर उनको वो सजा हुई है, तो आज से शुरू है, अब उसको कोई काम है, या उसको कोई बीमारी हो गई है, या वही गर्भवती महिला वाला केस आ गया है, तो भाई चलो 2 महीने के बाद शुरू करेंगे, है ना, इस तुम्हारी सजा को विलंब कर दिया उसके क्रियान्वयन में। हालांकि यहाँ पर ज्यादातर जो केसेस हैं क्रियान्वयन में देरी के, वो उस स्थिति में आते हैं जब किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ठीक है, तो मृत्यु दंड में देरी करी जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार मृत्यु दंड के लिए अपील की जाती है ना। वो मान लो क्षमादान के लिए गया हुआ है बंदा कि भाई मैं पहले वहां पे गया हुआ हूँ, तो प्लीज आप मेरे क्रियान्वयन में देरी कर दो, क्योंकि अभी टाइम मान लो 1 हफ्ते के बाद है किसी की मृत्यु या फांसी, तो अभी वो अपील के लिए गया हुआ है यहाँ पे मामला, यहाँ से कोई अभी रिजल्ट आया नहीं है ना, रिजल्ट आया नहीं है। अब रिजल्ट आया नहीं है तो इसको तो फांसी मिल जाएगी, क्योंकि एक टाइम में, तो यहाँ दोबारा से अपील डालनी पड़ेगी कि भाई मेरी पहले से कोई एप्लीकेशन गई हुई है, तो यहाँ पर क्रियान्वयन में देरी कर दीजिए थोड़ा, ये भी है। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 61 से 71। ठीक है, यानी 62 से 71 जो भी बीच के आर्टिकल्स हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू कमेंट, शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो। और दूसरी चीज ये है कि जो भी आपको जिस तरह की और भी चीजें जल्दी चाहिए, तो बता दीजिएगा, मैं वही टॉपिक्स लेकर आ जाऊंगी। वैसे मेरा कंसर्न है कि हम शुरू से आर्टिकल 1 से, बल्कि मैंने संविधान सभा से स्टार्ट की हुई है क्लासेस, तो आप पुरानी इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं लास्ट तक लेकर जाऊंगी, यानी कि पूरी पॉलिटी कवर करा दूंगी। आपको इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे फैक्ट्स कवर करने की कोशिश इसमें की गई है। ठीक है, चलिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।